नमस्कार मित्रों, मैं धर्मेंद्र कुमार राय और इस YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये पॉक्सो एक्ट की सीरीज चल रही है। तो पॉक्सो एक्ट के पिछले 3 लेक्चर मैं ले चुका हूं और ये आज चौथा और लास्ट लेक्चर है। इसी तरीके से यूपी पीसीएसजे के पर्पज के लिए उसके जीएस के पेपर में जितने भी माइनर एक्ट हैं, सारे माइनर एक्ट मैं आपके धीरे धीरे करा देने वाला हूँ। तो आप पहले तो मुझे ये बताएं कि क्या मेरी आवाज आप लोगों तक बिल्कुल क्लियर पहुंच रही है? मेरी आवाज आप लोगों तक बिल्कुल क्लियर पहुंच रही है? तो उसके बाद हम लोग लेक्चर की शुरुआत जल्दी से कर दें। शाहमीन, आयशा, अजय, अखिलेश, मधु, भीम, नेहा, सबको आनंद नमस्ते, प्रिंसी नमस्ते। तो मेरी आवाज आप लोगों तक बिल्कुल क्लियर पहुंच रही है। चलिए अंकिता जी, गुड इवनिंग। मैं आपको बता दूं एक सेकेंड का कि इस समय अनअकैडमी पर, जैसा कि आप जानते हैं कि अनअकैडमी देश का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म पर आपको जुडिशियरी से संबंधित परीक्षाओं की प्रिपरेशन कराई जाती है और सिर्फ जुडिशियरी ही नहीं बल्कि लॉ से जुड़े जितने भी एग्जाम हैं उनकी प्रिपरेशन कराई जाती है। और हालांकि ये प्लेटफॉर्म ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कराने का है, तो यहाँ सारे, चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर कराई जाती है। ये जुडिशियरी का प्लेटफॉर्म है और जुडिशियरी के में इस समय अगर 12 से 17 तारीख के बीच में सब्सक्रिप्शन लिया जाए, दिसंबर 12 से 17 के बीच में सब्सक्रिप्शन लिया जाएगा, तो चाहे प्लस का सब्सक्रिप्शन लिया जाए चाहे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लिया जाए, दोनों ही स्थितियों में 20% का डिस्काउंट हो जाएगा। तारीख 12 से 17 याद रखिएगा, 20%। लेकिन उसके लिए आपको ये कोड यूज करना होगा, राय लॉ 10। राय लॉ 10 कोड को यूज करना होगा। रेफरल कोड मांगेगा आपसे जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहेंगे। तो राय लॉ 10 जब कोड को यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट हो जाएगा। और चूंकि फिलहाल इस समय 10% का डिस्काउंट चल रहा है, इसलिए 10% है, और तो इसलिए 20% का डिस्काउंट हो जाएगा। वैसे सामान्यतया जब इस आप कोड को यूज करते हैं तो याद जरूर रखिएगा, तो 10% का डिस्काउंट होगा। मतलब 17 तारीख के बाद अगर आप ये काम करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो लेकिन इस समय 20% है, तो अगर आपके सब्सक्रिप्शन लेने का दिमाग में बन रहा हो तो जरूर सब्सक्रिप्शन लेने का बेहतरीन समय है ये। रितिका, नेहा, बाल मुकुंद नमस्ते। ये जुडिशियरी लीजेंड बैच आज से शुरू हुआ है, 6 महीने की ड्यूरेशन है और ये जो टॉप एजुकेटर हैं उस चीज को, उस बैच को पढ़ा रहे हैं, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा बिहार स्टेट जुडिशियरी बैच है और ये 1 महीने का ही है, 8 दिसंबर से शुरू हुआ है। ये एजुकेटर हैं जो कि अनअकैडमी के इसको पढ़ा रहे हैं। आप उसके आगे भी बढ़ सकते हैं। यहाँ पर टेस्ट सीरीज की भी सुविधा है, चाहे प्री की टेस्ट सीरीज हो चाहे मेंस की टेस्ट सीरीज हो, तो सारी टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है। और सारी जानकारी और लॉ से जुड़े हुए बहुत सारी जानकारियों के लिए आपको यूट्यूब चैनल ज्वाइन करना होगा और इसके 3 यूट्यूब चैनल यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। सारे चैनल कर लीजिए, कोई शुल्क नहीं सब चैनल को सब्सक्राइब करने का लगता है, तो इसलिए आप इसको करके बहुत सारी चीज़ों का लाभ ले सकते हैं। कुछ टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ भी आपको इन्फॉर्मेशन लॉ से जुड़ी हुई मिलती है, आप उसमें पूछ सकते हैं। तो ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है और आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि चीज़ें क्लियर हुई होंगी। कोड आपको यही यूज़ करना है, राय लॉ 10, जब भी सब्सक्रिप्शन लेना हो 10% डिस्काउंट के लिए, और इस समय 20%। चलिए फिर अब शुरुआत करते हैं बिना देर किए। और जैसा मैं बताऊं कि 3 पार्ट हो चुके हैं पॉक्सो एक्ट के, आज हमारा चौथा और अंतिम पार्ट है। तो चलिए इस लेक्चर को देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं और नोट्स बनाते हैं। फिर इस तरीके से हम लोगों का आज पॉक्सो खत्म हो जाएगा। आज पॉक्सो खत्म हो जाएगा तो 1 अथवा 2 दिन का हो सकता है कि रेस्ट लें, उसके बाद अगला एक्ट शुरू करेंगे। कोई जरूरी नहीं कि कल से ही हम एक्ट शुरू कर दें इसका, तो 1 आध दिन का गैप लेके फिर उसको करेंगे। हाँ, आज लास्ट है। हाँ बिल्कुल। तो चलिए शुरुआत करते हैं और इस चैप्टर को
आप देखेंगे चैप्टर नंबर 8 की शुरुआत होगी यहाँ, चैप्टर नंबर 8 शुरुआत होगी और चैप्टर नंबर 8 जो होगा सेक्शन 33 से लेकर 38 तक चलेगा। और इसका नाम है कि विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया, विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया शक्तियां एवं साक्ष्य का लिखित किया जाता है। ये है आपका चैप्टर का नाम। अब इसी में सपना नमस्ते, अब इसी टॉपिक पर जो प्रश्न जहां से और जैसे जिन बिंदुओं पर ध्यान आपको क्वेश्चन में देना है, अब उसी पर चर्चा हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात कि ये न्यायालयों की हम बात कर रहे हैं, इसका मतलब है कि ये प्रक्रिया रिपोर्ट से अलग हो, क्योंकि रिपोर्ट के लिए आपको ये था कि रिपोर्ट जो है पुलिस अधिकारी को दी जा रही थी। नमस्ते कृतिका, पुलिस अधिकारी को दी जा रही थी, लेकिन पुलिस अधिकारी ने हो सकता है कि इन्वेस्टिगेशन किया हो, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद रिपोर्ट लाके मजिस्ट्रेट के पास सौंपी हो, या फिर उसमें पुलिस के पास कोई गया ही ना हो, सीधे न्यायालय में चला गया हो। तो शुरुआत करते हैं इसी बात की कि न्यायालयों की क्या प्रक्रिया होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे ना इसके संज्ञान की, इसके संज्ञान की बात करेंगे। और आप सीआरपीसी के अकॉर्डिंग आप देखते हैं तो आपने देखा होगा कि सेशन कोर्ट, ये सेशन कोर्ट ही तो है स्पेशल कोर्ट। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया कि सेशन कोर्ट स्वयं कॉग्निजेंस नहीं लेती जब तक कि सीआरपीसी उसे किसी मामले में उसे ऑथराइज नहीं करती, या फिर किसी अदर लॉ के अंतर्गत उसे ये पावर न दी गई। कॉग्निजेंस लेने का पावर जो होता है मजिस्ट्रेट के पास होता है, लेकिन यहां विशेष न्यायालय सुपुर्द किए बिना क्या करेगा, परिवाद प्राप्त होने पर या पुलिस रिपोर्ट पर विशेष न्यायालय संज्ञान ले सकेगा। विशेष न्यायालय संज्ञान ले सकेगा। संज्ञान ले सकेगा। ये आप देख रहे हैं संज्ञान के संबंध में, कि कॉग्निजेंस के संबंध में जो हम लोग भ्रम में रहते हैं कि कॉग्निजेंस सेशन कोर्ट नहीं लेगी, लेकिन ये स्पेशल कोर्ट जो है पॉक्सो के अंतर्गत जो सेशन कोर्ट को ही स्पेशल कोर्ट बनाया जाता है, ये कॉग्निजेंस ले सकती है बिना कमिटल के, कंप्लेंट पर भी ले सकती है और पुलिस रिपोर्ट पर भी ले सकती है। चलिए तब इससे आगे बढ़ते हैं। अब इससे आगे बढ़ेंगे तो न्यायालय की शक्तियां एवं प्रक्रिया, संज्ञान लेने के बाद की क्या प्रक्रिया होगी, संज्ञान लेने के बाद की क्या प्रक्रिया होगी और उसके संबंध में क्या शक्तियां होंगी, अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। अदिति, प्रशांत, नमस्ते बच्चों। तो क्या होगा उसके संबंध में ये देख लेते हैं। जो बात अभी हमने बताई थी कॉग्निजेंस के संबंध में, हमने कहा था ना ये कॉग्निजेंस सेक्शन जो होगा वो 33 का क्लास नंबर 1 होगा। 33 का क्लास नंबर 1, सेक्शन भी मेंशन करते जाएंगे तो आपको कहानी ज्यादा क्लियर होगी।
अब उसके बाद शक्तियां एवं प्रक्रिया की बात करते हैं। तो न्यायालय के पास क्या होगी प्रक्रिया, शक्ति कि विचारण को समय समय पर विराम दे सकेगा, पहली चीज। समय समय पर विराम दे सकेगा। हालांकि बालक के इंटरेस्ट के लिए ही किया जाता है, इंटरेस्ट के लिए ही किया जाता है। हाँ, अब देखिए दूसरी बात क्या है। दूसरी बात, हालांकि दूसरी बात पहले लिख दे तो ज्यादा ठीक रहता, गलती से बाद में हो जा रहा है। तो दूसरी बात क्या है, दूसरी बात यह है कि अभियुक्त का वकील या विशेष अभियुक्त का वकील या विशेष स्पेशल पीपी जो है, क्योंकि स्पेशल पीपी के माध्यम से होगा, ये कल हम लोगों ने डिस्कस किया था। नमस्ते सुंदरम जी, है ना। तो स्पेशल पीपी और अभियुक्त का वकील माने कोई भी पक्षकार यदि बालक की परीक्षा हो चाहे कैसी हो, चाहे एग्जामिनेशन इन चीफ हो या री एग्जामिनेशन हो या क्रॉस एग्जामिनेशन, कोई भी एग्जामिनेशन में जो सवाल पूछना चाहता है, ऐसे प्रश्न बनाकर न्यायालय को संसूचित करेगा और न्यायालय उससे क्रम से ऐसे प्रश्नों को बालक के सामने रखेगा। नमस्ते हिमानी, मैं इसको बता देता हूं, थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ रहा है तो ज्यादा समय लग रहा है, मैं बता देता हूं क्या है कि यहां पर क्या होता है ना कि सीधे वकील सवाल बच्चे से नहीं पूछेगा। क्या होगा कि दोनों वकील जो होंगे, दोनों पक्षों के वकील, अगर चाहे क्रॉस एग्जामिनेशन में, चाहे री एग्जामिनेशन में, चाहे एग्जामिनेशन इन चीफ में जो सवाल बच्चे से पूछना चाहते हैं, वो सवाल बना के कोर्ट को देते हैं और कोर्ट उन प्रश्नों को क्रमशः उस बच्चे के सामने रखता है। तो ये एक हो गई चीज, और ये बात आपको मिलेगी सेक्शन 33 के क्लास नंबर 2 के अंतर्गत, और ये जो था सेक्शन 33 के क्लास नंबर 3 के अंतर्गत। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तीसरी चीज कि मित्र या नातेदार की उपस्थिति में किया जाएगा, मित्र या नातेदार की उपस्थिति में किया जाएगा। उपस्थिति में किया जाएगा। जिससे मित्रतापूर्वक एनवायरमेंट बना रहे, मित्रतापूर्वक वातावरण बना रहे। ठीक, ये भी बात हो गई। चौथी चीज, चरित्र हनन संबंधी प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ये सीआरपीसी के एविडेंस के वही 146 वाला प्रश्न है, ये 146 वाला प्रश्न है। चरित्र हनन से संबंधित प्रश्न का मतलब कि क्या आपका पहले के इस तरीके का कांडक्ट नहीं रहा है, तो ये ऐसे प्रश्नों को
पूछने से मना करता है सीआरपीसी का 146 का प्रोविजो, और ऐसी चीजें बिल्कुल प्रीवियस कैरेक्टर रिलेवेंट नहीं होता क्रिमिनल मामलों में। ये बात आपको एविडेंस एक्ट का 53A भी समझाता है। मतलब जहां कहीं भी आपको इसकी बात आएगी कैरेक्टर से संबंधित क्वेश्चन की, तो कैरेक्टर से संबंधित क्वेश्चन के लिए 146 का प्रोविजो भी आपको बताएगा और 53A भी बताता है कि ऐसे सवाल आप नहीं पूछ सकते और वो रिलेवेंट भी नहीं होता है। उसके अलावा पहचान को प्रकट नहीं किया जाएगा, पहचान को प्रकट नहीं किया जाएगा। पहचान को प्रकट नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। ये जहां कहीं भी आप देखेंगे तो बालक के पहचान को प्रकट करने से मना किया गया है, जब तक कि न्यायालय उसके ये न लगता हो कि उसे उसके फायदे के लिए होगा। ठीक है ना। उसके फायदे के लिए अगर नहीं है तो उसकी पहचान को प्रकट नहीं किया जाएगा। और ये मित्र या नातेदार वाली जो बात हमने कही थी वो क्लास नंबर 4 था। चरित्र हनन से संबंधित बातें जो हमने कही थी वो क्लास नंबर 5 था। और ये लास्ट वाला जो है वो क्लास नंबर 6 था। ये चरित्र हनन और पहचान प्रकट करना क्लास नंबर 7 है। और एक है कि उसे बार बार नहीं बुलाया जाएगा, बालक को बार बार न्यायालय नहीं बुलाया जाएगा। ठीक। तो ये चीजें हैं, इस सारी चीजों की सावधानियां न्यायालय को बरतनी। अभी आगे भी कुछ बहुत चीजें हैं कि क्या क्या हमने देखा, पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले तो ये हमने देखा कि कॉग्निजेंस के लिए किसी को कमिट करने की जरूरत नहीं है इस कोर्ट के सामने। कंप्लेंट पर और पुलिस रिपोर्ट पर स्पेशल कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकती है। उसके बाद हमने देखा शक्तियों और प्रक्रिया में कि अभियुक्त को से वकील हो चाहे पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो, जब बच्चे से कोई सवाल पूछना है, कोई एग्जामिनेशन करना है, तो एग्जामिनेशन के समय प्रश्न बनाकर न्यायालय को दिया जाएगा, उसे कम्युनिकेट किया जाएगा और न्यायालय उसके सामने क्रमशः उस प्रश्न को रखेगा। उसकी उपस्थिति में उसके जो बालक की जब भी परीक्षा की जाएगी तो उसके नातेदार, उसके सगे संबंधी जिसमें भी उसका विश्वास हो उसे वहां रहने की अनुमति दी जाएगी ताकि वहां मित्रतापूर्वक वातावरण बना रहे। चरित्र हरण संबंधी सवाल नहीं पूछे जाएंगे, बार बार न्यायालय नहीं बुलाया जाएगा, पहचान को प्रकट नहीं किया जाएगा। ठीक। तो ये सारी चीजें यहां पर हो गई। अब उसके बाद हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्रतिकर एवं पुनर्वास। प्रतिकर एवं पुनर्वास। कंपनसेशन एंड रिहेबिलिटेशन। कंपनसेशन एंड रिहेबिलिटेशन ये आपको मिलेगा क्लास नंबर 8 में। प्रतिकर एवं पुनर्वास कहां मिलेगा? क्लास नंबर 8 के अंतर्गत। ये कहता है कि न्यायालय यानी स्पेशल कोर्ट जो है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है, स्पेशल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट जो है दंड के अतिरिक्त, दंड के अतिरिक्त, दंड के अतिरिक्त शारीरिक या मानसिक क्षति के लिए, शारीरिक या मानसिक क्षति के लिए तुरंत पुनर्वास एवं प्रतिकर का आदेश करें। ठीक। तो ये क्लास नंबर 8 में है।
कि जो भी उसको शारीरिक या मानसिक क्षति होती है उसकी पूर्ति के लिए उसे समाज में पुनः उस रूप में स्थापित होने के लिए आदेश कर सकती है कि उसे पुनर्वासित किया जाए और प्रतिकर दिया जाए। ठीक है ना। हाँ, तो ये हो गया आपका प्रतिकर एवं पुनर्वास। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं शक्तियां। शक्ति में बात करते हैं तो ये क्लास नंबर 9 आपका आ जाता है और कहता है कि सेशन न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी। सेशन न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी, सभी शक्तियां होंगी। सेशन न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी और वही प्रक्रिया अपनाएगा, वही प्रक्रिया अपनाएगा जो सीआरपीसी में विहित है। मतलब सेशन कोर्ट जो प्रक्रिया सीआरपीसी में अपनाता है ना, वही प्रक्रिया ये भी अपनाएंगे। और सेशन न्यायालय की जो भी विचारण के संबंध में शक्ति होती है वो शक्ति भी स्पेशल कोर्ट के पास होगी। तो इतनी सारी बातें हमने यहां पर देख ली, इतनी सारी बातें हमने यहां पर देख ली और मुझे उम्मीद है कि ये चीजें क्लियर भी होंगी। क्लियर ना समझने जैसा कुछ नहीं है कि ना समझ में आए कोई बात, एकदम सिंपल से प्रोविजन है। बस ये वाला पॉइंट प्री के लिए ध्यान रख लेना है, ये प्री वाला के लिए पॉइंट ध्यान रख लेना है, कॉग्निजेंस वाला। उसके बाद ये ध्यान रखिएगा कि एग्जामिनेशन जो उसका होगा वो कोर्ट ही करती है। उसके अलावा नातेदार वगैरह प्री में बनेंगे नहीं। हाँ, ये प्रश्न हो सकता है कि कैसे प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, तो ये चरित्र हनन संबंधी प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, डराने वाले प्रश्न नहीं पूछे जा सकते, तो ये प्रश्न हो सकता है प्री के लिए। पहचान को प्रकट नहीं किया जाएगा जब तक न्यायालय उसके फायदे के लिए नहीं समझता है, तो ये हो गया। उसके अलावा प्रतिकर एवं पुनर्वास की भी व्यवस्था की जा सकती है। और जहां कहीं भी इसमें आपने दंड सुना होगा, जैसे आपने 4 में दंड सुना होगा, 6 में सुना होगा, 8 में सुना होगा, 10 में सुना होगा, वहां आपने जुर्माने को पढ़ा होगा कि जुर्माने का प्रयोग जो है ना उसके कंपनसेशन के रूप में किया जाएगा। तो ये चीज हो गई। फिर उसके बाद शक्ति में सेशन न्यायालय की जो शक्ति है वो सारी शक्तियां इनके पास भी होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक चीज और देख लेते हैं, निपटारा। निपटारा मतलब ये सारी चीजें तो करेंगी ही, उनका निपटारा करने की शक्ति भी है। तो निपटारा करने की शक्ति सेक्शन 35 देता है। सेक्शन 35 में निपटारा करने की शक्ति है। कहता है कि 2 चीजें इसमें याद रखना है आपको। पहली बात तो ये कि हाँ, संज्ञान लिए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर उसकी परीक्षा कर ली जाएगी। ठीक, मतलब उसके कथन को अभिलिखित कर लिया जाएगा। और दूसरी बात क्या है कि संज्ञान लिए जाने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर इसका निपटारा कर लिया जाएगा। ठीक है। हाँ, तो ये प्री के लिए टर्म देखिए याद रखना है। जहां भी इस प्रकार की चीजें हो प्री के लिए एकदम से ध्यान रखिए कि कब से होगा, तो संज्ञान लिए जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर उसके कथन को अभिलिखित किए जाने से संबंधित प्रावधान है। कथन को अभिलिखित करना है 30 दिन के भीतर, और संज्ञान लिए जाने की 1 साल के भीतर उसे मामले को निपटाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका प्री का भी टारगेट पूरा कर रहा है। हाँ, ये दोनों चीजें आपके 35 के 1 और 2 में मिलेंगी। निपटारा भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आज का लेक्चर हम लोगों का उतना बड़ा रहेगा नहीं, क्योंकि हम लोग इंपॉर्टेंट चीजें करके छोड़ देंगे
और क्या बताएं, क्या इसमें बताने जा रहे थे। अब हम देखने जा रहे हैं कि विचारण के दौरान प्रक्रिया एवं सावधानियां, विचारण के दौरान कौन कौन सी सावधानी बरतनी है, कौन कौन सी प्रक्रिया का पालन करना है, अब हम देखने जा रहे हैं। यहां से पहली चीज, पहली चीज हमने अभी पिछले स्लाइड में भी ये बात कही थी कि सत्र न्यायालय के विचारण की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अभी हमने यहां पे देखी थी ना, पिछली स्लाइड में देखा था कि कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा, कौन सी प्रक्रिया अपनाएगा, जो सेशन कोर्ट सीआरपीसी के अंतर्गत जो प्रोसीजर अपनाता है वही सेशन कोर्ट, जो सेशन ट्रायल के समय सीआरपीसी के अंतर्गत जो प्रोसीजर अपनाता है वही प्रोसीजर ये भी अपनाएंगे। ठीक, हाँ प्रशांत, वेरी गुड। ठीक है, अगली बात क्या है, अगली सावधानी क्या बरतना है, सावधान बरतना है कि विचारण के दौरान जो है ना, अभियुक्त का बालक से सामना नहीं होने दिया जाएगा, बालक से सामना नहीं होने दिया जाएगा। अब आप कहेंगे सर ये तो कल भी आप बताए थे, ये तो कोई नई बात कर ही नहीं रहे। कर रहा हूं, ये नई बात ही है। कल जो हम लोग बात कर रहे थे ना, बालक से सामना न होने वाली बात, वो पुलिस के समक्ष जब रिपोर्ट पुलिस जब एग्जामिनेशन कर रही थी तो उसकी बात हम लोग कर रहे थे। अब यहां पुलिस के समक्ष कथन रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, ये मजिस्ट्रेट के और मजिस्ट्रेट कर रहे हैं, न्यायालय स्पेशल न्यायालय के सामने है, तो भी वो सावधानी जो होगी वहां पे वाली यहां भी बरतनी होगी। तो अभियुक्त का बालक से सामना नहीं होने दिया जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। अगर आवश्यक और संभव हो, आवश्यक और संभव हो तो वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा, है ना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का प्रयोग किया जाएगा, या फिर किसी अन्य युक्ति का प्रयोग किया जाएगा, किसी अन्य युक्ति का प्रयोग किया जाएगा। अब किसी अन्य युक्ति का प्रयोग का मतलब क्या, कभी कभी क्या होता है ना कि अभियुक्त से सामना ना हो पाए इसका, इसलिए वहीं पे, जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि डॉक्टर जब किसी के शरीर का थोड़ा बहुत चेकअप करता है तो एक ग्रीन कलर का पर्दा लगा रहता है और उस पर्दे के बाद जाके चेकअप करता है। वैसे ही यहां भी कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अभियुक्त कोर्ट में भी हो, कोई बात नहीं, अभियुक्त से सामना न हो पाए, इस पर्पज के लिए अभियुक्त उसकी बातों को सुन सके और सामना भी ना हो पाए, इस पर्पज के लिए उसमें पर्दा वर्दा लगा दिया जाता है। तो कोई अन्य युक्ति जो भी मामले की परिस्थितियों के अनुसार उचित हो लगाई जा सकती है। हाँ बिल्कुल, ये चीज है। उसके अलावा विचारण का संचालन बंद कमरे में किया जाएगा, बंद कमरे में किया जाएगा। ठीक है ना, इन कैमरा प्रोसीडिंग होगी, बंद कमरे में किया जाएगा।
अगली चीज, जहां बालक की परीक्षा, जहां बालक की परीक्षा न्यायालय से बाहर की जानी, न्यायालय से बाहर की जानी है, न्यायालय से बाहर की जानी है, वहां सीआरपीसी के 284 के अनुसार कमीशन द्वारा किया जाएगा, कमीशन द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। हाँ, तो ये सारी चीजें एकदम फॉर्मेलिटी हम लोगों को याद रखनी है कि किसी, यहां से शुरुआत करते हैं, क्या क्या सावधानियां हैं। पहले तो यह है कि प्रक्रिया क्या है, सेशन कोर्ट द्वारा प्रक्रिया अपनाई जाएगी। आपने पहले ही है कि प्रक्रिया भले सेशन कोर्ट वाली होगी, लेकिन सेशन कोर्ट किसी मामले को जितने साल में निपटाता है वो यहाँ नहीं है। यहाँ उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने का है 30 दिनों के भीतर, और निपटारा कर देना है 1 साल के भीतर कागनिजेंस लेने की डेट से। अभियुक्त का बालक से सामना नहीं होने दिया जाएगा, ये प्रयास किया जाएगा, और सामना न हो तो इस पर्पज के लिए उसे जो भी युक्ति का प्रयोग करना हो वो किया जाए। वीडियो रिकॉर्डिंग भी किया जा सकता है, और विचारण का संचालन बंद कमरे में किया जाएगा। बालक की परीक्षा न्यायालय से बाहर जब करनी है तो कमीशन के द्वारा 284 के नियमों के अनुसार किया जाएगा। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पर देखी। एक चीज और देख लेते हैं, एक चीज और यहां पर देख लेते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा पॉइंट है ये, 6 हो गया, 7वां पॉइंट कर सकते हैं हम लोग कि जहां आवश्यक हो, जहां आवश्यक हो जहां आवश्यक हो कथन अभिलिखित करते समय, कथन लिखते समय, साधारण भाषा में लिखते समय अनुवादक या द्विभाषीय की सहायता ली जा सकती है। द्विभाषीय की सहायता ली जा सकती है। ठीक, ये सारी चीजें सावधानी के रूप में बरतनी है। ये सारी चीजें सावधानी के रूप में बरतनी है, और ये बात भी हम लोगों की खत्म हो गई। अब एक और बात देख लेते हैं इसमें। ये सारी बातें जो हमने कही है ना, ये सारी सावधानियां में, ये सारी सावधानियां किसी न किसी सेक्शन में ही हैं, वो अपने से नहीं है। जैसे यहां पे ये देखे होंगे तो सेक्शन 33 का क्लास नंबर 9, ठीक है, या फिर अभियुक्त का बालक से सामना नहीं होने दिया जाएगा, ये कौन सा है, अभियुक्त का बालक से सामना नहीं होने दिया जाएगा। हाँ, 36 होगा, सेक्शन 36 होगा। हाँ, उसके अलावा आवश्यक और संभव हो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी किया जाएगा। 36 का ही क्लास नंबर 2 हो जाएगा, क्लास नंबर 2। उसके अलावा किसी अन्य युक्ति का प्रयोग करना, ठीक है, हो गया। फिर उसके बाद बंद कमरे में किया जाएगा, ये सेक्शन 37 में बताया गया है। तो सारी प्रक्रियाओं को हमने एक जगह इकट्ठा कर दिया है, बस 37 में किया जाएगा। उसके अलावा क्या है कि जब न्यायालय से बाहर उसकी परीक्षा करना हो तो 284 के नियम का पालन, ये भी सेक्शन 37 का प्रोविजो है, प्रोविजो है सेक्शन 37 का। उसके अलावा हम लोगों का पॉइंट क्या है, आवश्यक हो तो लिखते समय अनुवादक या इसकी सहायता ली जा सकती है। ये कौन सा सेक्शन होगा, सेक्शन 38 है।
तो ऐसा नहीं है कि हम कॉमन सेंस हमने घुसा दिया है। कहीं सेक्शन अगर हमने नहीं लिखा है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमने कॉमन सेंस से घुसा दिया है। प्रोविजन बेस्ड हैं सारी चीजें। हाँ, थोड़ा इधर थोड़ा इधर थोड़ा इधर की बात उधर हमने की होगी, लेकिन प्रोविजन के हिसाब से ही चलते हैं। अब एक बात आती है, सिर्फ इस पर भी आपको प्रश्न हो सकता है, जो कि हम लोग उम्मीद नहीं करते। प्रश्न इस बात पर भी हो सकता है कि क्या बालक के आयु का अवधारण अगर गलत हो गया तो क्या इसकी वजह से प्रोसीडिंग खराब हो जाएगी, अवैध हो जाएगी। बालक की आयु का अवधारण अगर सही नहीं हो पाया तो क्या उसकी वजह से प्रोसीडिंग इलीगल हो जाएगी, वायड हो जाएगी? नहीं। इसके लिए हम लोगों को सेक्शन, एक मिनट हेडिंग डाल देते हैं, आयु का अवधारण, आयु का अवधारण। ठीक, सेक्शन जो है आप देख रहे हैं सेक्शन 34। जो बात इस बेयर एक्ट में आपके कही गई है, एक केस में भी कही गई थी। पहले थोड़ा सा मोटी मोटा बेयर वाली बात लिख देते हैं। क्या है कि जहां बालक की आयु के संबंध में प्रश्न उठता है, तब इसका अवधारण स्पेशल कोर्ट के द्वारा ही किया जाएगा। ये बात ठीक, विशेष न्यायालय के द्वारा ही किया जाएगा इस बात का निर्धारण। दूसरी बात कि विशेष न्यायालय द्वारा दिया गया कोई आदेश केवल इस कारण अविधिमान्य नहीं हो जाएगा, कि अवधारण सही नहीं किया गया था। ठीक है, हाँ, ये समस्या अगर आ जाए कि आखिर बालक की एज कितनी है, ये हो सकता है, तो ये डिसाइड करेगा स्पेशल कोर्ट, और स्पेशल कोर्ट ने उसके आधार पर जब कोई डिसीजन दे दिया, कोई आदेश दे दिया, तो क्या वो आदेश सिर्फ इस वजह से नहीं हो पाएगा कि वो सही नहीं था? ऐसा नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, मतलब हो ही जाएगा ये जरूरी नहीं। अब ये कैसे, जैसे मान लीजिए कि एक पर्सन है, ए पर ये एलिगेशन लगाया गया है कि उसने इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध बी के ऊपर किया है, और जो कि बी बालक है, और बालक की एज के संबंध में डिस्प्यूट जब निकाला तो कोर्ट ने कहा कि इस बालक की उम्र 13 वर्ष है। कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, मामला चलने लगा, इस अधिनियम के अंतर्गत पॉक्सो एक्ट का लगा, और फिर उसके बाद ये एविडेंस दिया गया कि कोर्ट ने जो डिसाइड किया था कि बालक की उम्र 13 वर्ष है, वो 13 वर्ष नहीं बल्कि 15 वर्ष है। आयु तो गलत निर्धारित हो गई। क्या इसकी वजह से उसके द्वारा दिया गया आदेश शून्य हो जाएगा? नहीं होगा ना, क्योंकि अगर वो तब भी बालक है, चाहे
12 डिसाइड कर लिया था, चाहे 17 डिसाइड कर लिया था, दोनों स्थितियों में बालक ही है, तो जो आदेश दिया गया था वो आदेश वैध रहेगा, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है ना? हाँ, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हर स्थिति में हाँ, लेकिन अगर यह है कि वो बालक रह ही नहीं गया, अगर वो बालक जैसे कि वास्तव में था वो 20 साल का और उसको गलती से 15 साल वाली डिसाइड कर दिया गया, वहां कार्यवाही फिर से चलेगी। क्लियर है ना? वहां कार्यवाही फिर से चलेगी, लेकिन कार्यवाही चूंकि पूरी तरीके से शून्य नहीं होती है, कार्यवाही फिर से चलेगी, क्योंकि यहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ हो चाहे अन्य चीजें हो, कुछ और कानून तगड़े हो जाते हैं, इसलिए उसकी कार्यवाही जो है फिर से की जा सकती है, लेकिन पूरी कार्यवाही तब भी शून्य नहीं होती है, क्योंकि अगर इस ट्रायल में कोर्ट का परिणाम यस रहा है, तो परिणाम तो यस ही होगा ना, कि 3 बार ट्रायल करने से परिणाम दूसरा हो जाएगा। परिणाम तो यस ही है, यानी ये अपराधी है तो भी फिर से भी ट्रायल किया जाएगा तो अपराधी ही निकलेगा। लेकिन हाँ, दंड की मात्रा उत्तरा में परिवर्तन हो जाएगा, दंड की मात्रा में परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि कहीं कहीं आप देखे होंगे लिखा होगा कि दंड की मात्रा में 20 वर्ष से कम नहीं होगी, है ना? ऐसा कि अगर मान लीजिए वो अपराध बच्चे के साथ किया जाए कम उम्र के, तो वहां पर 16 साल से कम उम्र वाले में 20 से कम नहीं होगी, और 16 से ऊपर वाले में क्या है 10 से कम नहीं होगी, तो ये अंतर आएगा कि नहीं? तो ये ऐसे दंड की मात्रा में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है, लेकिन रिजल्ट में कोई परिवर्तन नहीं किया। तो ये इसी वजह से। और एक केस है इस पर, बहुत फेमस केस है, जर्नैल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। जर्नैल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ये जो केस है ना, है फेमस केस, लेकिन है पुरानी, 2013 की केस है। 2012 का ये एक्ट ही है और ये 2013 की केस है, जर्नैल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। कहा गया कि आयु के निर्धारण किया कैसे जाएगा, जो स्पेशल कोर्ट करेगा आयु का निर्धारण, वो कैसे करेगा? उसके लिए कहता है कि 10th की मार्कशीट देखी जाएगी, है ना? 10th की मार्कशीट देखी जाएगी, या मान लीजिए 10 तक पढ़ा ही ना हो। भाई 10 तक जो बच्चा पढ़ा है, इसका मतलब उसकी उम्र 14 साल से तो कम नहीं होगी, तो बालक है तो इसका मतलब ज्यादा चांस है कि 10 में ना पढ़ा होगा। अगर उसका बर्थ सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट है, उससे आयु का निर्धारण किया जाएगा। या एक तो स्पेसिफिकेशन टेस्ट होता है, उसको पता नहीं एग्जैक्टली कौन सा टेस्ट कहते हैं, जो हड्डियों का टेस्ट होता है, और हड्डियों के टेस्ट के माध्यम से ये आयु पता लगाई जाती है। ठीक है ना? हड्डियों के टेस्ट के माध्यम से ये चीज पता लगाई जाती है। हाँ, आधार कार्ड भी अब लागू कर देगा, क्योंकि जिस जमाने की ये केस है 2013 की, उस समय में आधार कार्ड इतना कॉमन नहीं था, तो इसलिए वो इसमें नहीं है, नहीं अगर रहता तो ये भी शामिल हो जाता आधार कार्ड। तो ये आयु का निर्धारण करने में कोर्ट इन इन चीजों की सहायता ले सकता है, और उसमें भी निर्णय यही था कि अगर आयु का निर्धारण सही नहीं हो पाया तो भी निर्णय नहीं बदलने वाला, निर्णय वही रहेगा जो कि कोर्ट ने दिया हुआ है। ठीक? जर्नैल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा की केस। बाकी मिसलेनियस वाला जो पार्ट है, जैसे नियम बनाने की शक्ति, हाँ 45 में सेंट्रल गवर्नमेंट की है, नियम बनाने की शक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट की है, वो थोड़ा सा देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्री के लिए भी, मेंस के लिए तो है ही नहीं, प्री के में हो सकता है। और 42 वगैरह भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, बाकी उसकी बहुत जरूरत नहीं है, मतलब 39, 40, 41, 42 देख लीजिएगा। 34 तो देख चुके हैं हम लोग, 34 से तो ये देख रहे थे।
हाँ, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। बाकी आप ये ऐसा करिएगा कि जितना भी नोट्स पिछले 3 दिनों में हम लोगों ने बनाया है, हाँ, ओसिफिकेशन टेस्ट है। हाँ, ठीक है प्रशांत, ओसिफिकेशन टेस्ट होता है। हड्डियों वाला जो टेस्ट है ना, ओसिफिकेशन टेस्ट होता है। तो ये जो है ये पूरा नोट्स आप देख लीजिएगा, इसको पेंडिंग मत छोड़ दीजिएगा कि कई दिन बाद देख लेंगे। अभी अभी का मतलब आज कोशिश करिएगा कि देख लीजिएगा। मुझे लगता है पूरा देखने में जितना आपने नोट किया हुआ है उतना पूरा देखने में आपको आधे घंटे 40 मिनट से ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आधे घंटे मुश्किल से। और सरसरी तौर पर कुछ चीज़ों को ध्यान देते हुए और कर लीजिएगा। ये एक्ट आपका खत्म हुआ। कल हम क्लास सोच रहे हैं कि रेस्ट दें आपको और फिर एक अगला एक्ट शुरू करेंगे। इस तरीके से धीरे धीरे हम लोग सारे एक्ट कर जाएं। ठीक है। ठीक है ना। चलिए, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं ख़त्म करते हैं। बाय बाय। मिलते हैं अगले सेशन में जब भी जल्दी होगा। जो बच्चे अनअकैडमी पर भी क्लास करते हैं उनको मैं बता दूं कि आज शाम को 9:30 बजे वाली क्लास नहीं रखेंगे, तो कल रखेंगे। चलिए, तो फिर अभी प्लस वाली क्लास है 6:45 बजे से। जो बच्चे हैं उसमें वो देख लें। हाँ, अगर जो बच्चे अनअकैडमी पर भी क्लास करते हैं उनको मैं बता दूं कि आज से तो नहीं, कल से शाम 9:30 से नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में करवाऊंगा। और शाम को जो चल रहा है अभी प्लस की क्लास में आज से 6:45 से बिहार के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए एमसीक्यू टेस्ट है। और ये टेस्ट आप लोग प्लस की क्लास में दे सकते हैं 6:45 से। आज से आज भी रहेगा, कल भी रहेगा, फिर सैटरडे संडे रहता नहीं है, मंडे को रहेगा। तो ये शेड्यूल है। बाकी आप यूट्यूब वाली क्लास की टाइमिंग जानते ही हैं, शाम को 4:30 बजे से इस चैनल पे रहता है। चले फिर। चलिए, सबको स्नेह है, सबको आशीर्वाद है, सबको शुभकामनाएं हैं। ठीक है, बाय बाय।